वंस डे अगर आपका फिजिकल इंटीमेसी होती है तो दैट्स एनफ टू गेट कंसीव। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या मेल की कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको फील हो रहे हैं तो फिर तो बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पे अपने जो है ना कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक विजिट बुक करें ताकि वो एक इवैल्यूएशन कर सकें कि वाकई कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। शादी के बाद सबसे पहले मियाँ बीवी के जो मसाइल होते हैं उनमें कौन कौन से वो मसाइल हैं जिनको आप देखती हैं कि ये मसाइल उन्हें किस तरह से टैकल करने चाहिए? नए कपल्स के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। आप अपनी फिस्ट का साइज के तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स्ड में आप अपनी एक फिस्ट फुल जो है ना वो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। फीमेल्स जो प्रेगनेंसी में करती हैं वो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली उसके वूम में भी इफेक्ट कर रहा होता है। बेटा ही पैदा करना है तो वो क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। नाज़रीन, मेरी आज खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसानी सोसाइटी के लिए, इंसानी समाज के लिए वक्फ कर रखा है। मेरी मुराद डॉक्टर तहमीना सरदार साहबा हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मुख्तलिफ लाहौर के इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। हम आज उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी में कुछ ऐसे ट्रेंड सेट हो चुके हैं, डिस इंफॉर्मेशन के दौर में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि इस सोसाइटी में जो गलत इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, उसका अजाला किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया और मैं आपके इस मकसद से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि आजकल के दौर में लोग बहुत सी मामलात के मामले में जो है ना गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको काफ़ी हद तक मेडिकली ग्राउंड्स पे या एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ के तौर पर हम जो है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल मैम, हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शादियों का सीजन है, लोग जानना चाहते हैं कि शादी के बाद सबसे पहले मियाँ बीवी के जो मसाइल होते हैं उनमें कौन कौन से वो मसाइल हैं जिनको आप देखती हैं कि ये मसाइल उन्हें किस तरह से टैकल करने चाहिए? नए कपल्स के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि जब भी एक लड़के और लड़की की शादी होती है, स्पेशली ये ज़्यादातर देखा गया है अगर अरेंज मैरिजेस हो रही हैं तो वो एक दूसरे को जानते नहीं होते, जिसकी वजह से उन दोनों पार्टनर्स में जो है फियर की एक कंडीशन जो है वो रहती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर वक्त के साथ साथ या फिर आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ज़हनी अमांगी है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड मियाँ बीवी को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ भी जाए तो मेरी एडवाइस यही है कि ओवर द काउंटर आप दवाइयाँ मत इस्तेमाल करें, बल्कि बेहतर ये है कि जो भी मसला है आपको चाहिए कि वो कंसर्न स्पेशलिटी में जाके अपने डॉक्टर से रुजू करके उस मामले के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें और प्रॉपर गाइडेंस लें। जी मैम, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि अपने कंसल्टेंट से वो मशवरा करें। सोसाइटी में मैम एक रुझान पाया जाता है, वो ये कि मियाँ बीवी आपस में इतना टाइम अब गुजारेंगे, सेक्सुअल मामलात करेंगे तो वो एक यानी कि एक जो है प्रेगनेंसी है उस तक पहुंच सकेंगे। इसमें कोई है कि स्पेसिफिक इसमें कोई टाइम का या उनके हवाले से कोई डर और खौफ भी होता है, स्पेशली फीमेल्स में भी, क्योंकि वो उसे जानती नहीं होती। शादी के बाद उन्हें होता है कि हम किस बंदे के पास जा रहे हैं, किसे मिलना है, उसका एक खौफ तारी होता है। और इसमें स्पेशली मुझे बताइए कंसीव करने के लिए उन्हें किस तरह से, ये जो सोसाइटी में कहा जाता है कि इतने टाइम सेक्स जरूरी है, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, टाइमिंग्स ऑफ जो उस ड्यूरेशन की है ये सेक्सुअल एक्ट की है, उसको तो नहीं कोई मैंडेटरी नहीं होता कि जी ये आप आवर्स के हिसाब से हो या मिनट्स के हिसाब से हो। ये तो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल कंसीव करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैटर करती है आपकी, कि इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमल फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो हम रिक्वायर्ड कहते हैं, अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी वंस डे अगर आपका फिजिकल इंटीमेसी होती है तो दैट्स एनफ टू गेट कंसीव। बहरहाल ये कि फीमेल्स में जो है कंसेप्शन पूरे साइकिल के दौरान, साइकिल से मुराद मेरा ये है कि एक पीरियड से लेके अगले पीरियड के दरमियान जो है वो 25% चांसेस ही होते हैं कि वो कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। और वो 24 आवर्स ही आते हैं, इस पूरे 30 दिनों में कोई एक दिन होता है जिसमें वो ओवुलेशन होती है और उसके दौरान अगर जो है वो इंटरकोर्स हो जाता है तो वो कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। तो इस 24 आवर्स को ट्रैक करने के लिए हम यूजुअली कहते हैं अगर आपकी साइकिल की लेंथ हमें पता हो तो उसके हिसाब से हम डेज को कैलकुलेट करते हैं और उन डेज में कम से कम आप अगर ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं तो दैट वुड बी एनफ कि आप कंसीव कर सकेंगे। इसके अलावा भी रफली अगर कहें तो पर वीक 3 to 4 टाइम्स भी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होती है तो ये भी सफिशिएंट हो सकती है, आपके कंसीव करने में आपको हेल्प कर सकती है। मैम स्पेशली जैसा कि आपने डिटेल में बता तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुदरती तौर पर यानी कि नेचुरल दोनों मियाँ बीवी फिट हैं, कुदरती तौर पर उन्हें जो है कंसीव करने के लिए किसी डॉक्टर से रजू करना, वो इस तरह से किस तरह से मतलब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी रूटीन की, मैं तो ये कहूंगी कि फर्स्ट ईयर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, आराम से इस एंजॉय करें अपनी मैरिटल लाइफ स्टेटस को और उसके बाद आप देखें, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो हमें यही बताते हैं कि अगर 1 ईयर कोई कपल ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए तो सिर्फ 70% लोग हैं जो कि प्रॉपरली उसके दौरान जो है कंसीव करते हैं और नेक्स्ट 20% कपल नेक्स्ट 1 ईयर में कंसीव कर जाते हैं। बहरहाल अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब फिजिकली, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेडिकल ग्राउंड्स पे या कोई पास सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है आपकी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और फीमेल्स में आपका साइकिल जो है वो रेगुलर है तो फिर आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें और आफ्टर 1 ईयर आप डॉक्टर को रजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके साइकिल की डिस्टर्बेंस है या आपको अपने मतलब सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या मेल की कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको फील हो रहे हैं तो फिर तो बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पे अपने जो है ना कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक विजिट बुक करें ताकि वो एक इवैल्यूएशन कर सकें कि वाकई कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए तो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हैं, मल्टीपल टेस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी एक मेन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही वो 2 चीजें हैं जिसके बिहाफ पे डॉक्टर ये फर्दर डिसाइड करेगा कि हमें किस लाइन पे चलना है, क्योंकि वो सारे टेस्ट इतने एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं कि आपको फौरी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये सब टेस्ट करा लें। वो स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री और उसके ऊपर एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगा। जी बिल्कुल मैम। इसी तरह से एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कि फीमेल साइकिल से पहले बाद में सोसाइटी में मुख्तलिफ मिथ्स पाई जाती हैं, हर बंदा अपनी अपनी वो जो है राय देता हुआ नजर आ रहा है। कब यानी कि वो कह रहे हैं कि जो है फीमेल साइकिल से पहले या बाद में कब हमला कब हो सकते हैं, किस तरह से उन्हें इसको मैंने थोड़ा सा पहले भी गाइड किया था कि एक पीरियड से लेके अगले पीरियड के दरमियान सिर्फ 25% चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि फीमेल में एग रिलीज होना होता है या दूसरे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको ओवुलेशन कहते हैं। जी, ये जो ओवुलेशन डे जो होता है, अगर एक फीमेल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रखती है तो उसमें ये ओवुलेशन डे जो है ना वो मिड साइकिल तकरीबन आता है। तो अगर वो उन दिनों में अपना मतलब ट्राई करती है कंसीव करने की तो उसमें चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। बहरहाल अगर फीमेल्स में साइकिल इरेगुलर है तो फिर भी ये ओवुलेशन होती तो है लेकिन हम इसका टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं कर पाते। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर हेल्प कर सकता है, मल्टीपल कुछ टेस्ट हैं उनकी मदद से देखा जाता है, कुछ मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ताकि आपके कंसेप्शन के चांसेस जो हैं वो थोड़े इन्हांस हो जाएं। जी मैम, ये नए कपल्स के हवाले से स्पेशली मेडिसिन का मिसयूज, फिर इसके बाद बच्चादानी में सोजिश का हो जाना, जख्म का हो जाना कितना खतरनाक है। इस सिचुएशन में फीमेल क्या कंसीव कर सकती है, नहीं कर सकती, फीमेल के लिए कितना डेंजरस है, उनकी आने वाली नस्लों के लिए कितना डेंजरस है ये? सबसे पहले तो बात ये है कि यंगस्टर्स को ये बताना कि वो अगर कोई भी किसी किस्म की भी ड्रग्स यूज करते हैं तो
ये ओवर द काउंटर जितनी भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। इवन अगर आप एक पैनाडोल भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं ना तो ये भी आपके किडनी और लिवर को किसी हद तक डैमेज करेगी। इसके असरात फौरी तौर पे नहीं आते, आपको ओवर टाइम ये विद एजिंग फैक्टर आपको समझ आता है कि आपने अपने साथ क्या नुकसान किया, ये अपनी हेल्थ को आपने कितना डिस्ट्रॉय कर लिया है। पहली बात तो ये था कि दवाइयाँ आपको बगैर सोचे समझे और विदाउट एनी एडवाइस कभी भी यूज़ नहीं की जानी चाहिए, दोनों कपल्स में, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड में। अब दूसरी बात आपका ये सवाल था कि फीमेल में अगर सोजिश हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या असरात हैं। इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं फीमेल की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो कॉमन जो फीमेल है ना लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ रहती हैं कि उनको निचले हिस्से में दर्द है, नलों में दर्द है, वो अक्सर ये कंप्लेन करेंगी और उसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो बेचैन रहती है। और उस जब एक खातून की तबीयत में बेजारी होगी, बेचैनी होगी तो ना तो वो अपना घर देख सकती है, ना अपना प्रोफेशनल लाइफ देख सकती है, और वो अपनी घर को अपनी ज़हनी तौर पे वो जब सेटिस्फाइड नहीं है, पीस में नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसकी जो सोशल लाइफ है वो एक किस्म की डिस्ट्रॉय हो जाती है इस पेन की वजह से। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ये लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो ये इन्फेक्शन आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी वजह से आपकी कंसेप्शन डिले भी हो सकती है या कोई परमानेंट डैमेज, जैसे बाज़ औक़ात इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं तो वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा मैम, अगला क्वेश्चन जो सोसाइटी में आजकल, हालांकि मर्दों ख़वातीन मतलब अल्लाह ताला ने बेटा बेटी देना होता है, स्पेशली मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं कि भाई एक मियाँ बीवी हमल में बेटा ही पैदा करना है, तो वो क्या तरीका है? सोसाइटी में तो बहुत से तरीके बताए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे एज ए डॉक्टर इस हवाले से? देखिए, अगर तो आप मेडिकली देखें तो नेचुरली जो है मेरे हिसाब से बीइंग मुस्लिम भी एंड बीइंग डॉक्टर भी मेरा ये बिलीफ है कि जेंडर जो डिटरमिन होती है ना, बेटा देना या बेटी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। ह्यूमन बीइंग्स जो है ना इस सिलसिले में कोशिश तो हम कर सकते हैं, ख्वाहिश हम रख सकते हैं, लेकिन देने की ज़ात सिर्फ ऊपर ही है, वही देती है। नेचुरली ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें कि जी हम इसको डिटरमिन कर लेंगे कि बेटी ही हो या फिर बेटा ही हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल अगर आप जेंडर सिलेक्शन करना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक स्पेशल जेंडर सिलेक्शन का मेथड है। ये बेसिकली वो कह लें टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में ये है कि वो डिफाइन कर लेते हैं, उसमें भी ये नहीं होता कि वो सिर्फ मेल बेबी ही बना रहे होते हैं, वो सारे एम्ब्रियोज बनाते हैं, बेबीज बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख लेगा कि ये बेटा है या बेटी है। तो अगर आप बेटी नहीं चाहते तो वो बेटी वाले एम्ब्रियोज जो हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं और बेटे वाले जो हैं आपकी यूट्रस में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं ताकि वो ग्रो करें। मैम यहीं पे हम जो सेकंड क्वेश्चन है, IVF और IUI, इसी तरह से ICSI, इसमें क्या डिफरेंशिएट, किस तरह से इस फर्क को आप करेंगे, इनमें बुनियादी फर्क है क्या? देखिए, सर्टेन सिचुएशंस में जो है हम IUI को रिकमेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली IUI जो है ना वो एक नेचुरल वे ही है कि आप नेचुरली कंसीव करते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो है ना असिस्ट किया जाता है। IUI ज़्यादातर हम जो है ना अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो या फिर मेल की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्पर्म्स की क्वालिटी में या उसकी मोबिलिटी वगैरह में, तो फिर IUI रिकमेंड करते हैं। तो IUI में बेसिकली होता यही है कि हम इधर से फीमेल को मेडिसिन वगैरह दे के ट्रैक कर लेते हैं और जब उसका एग बन जाता है और हम श्योर होते हैं कि ये एग बन गया है और फिर उसको रिलीज करवाते हैं। जब वो रिलीज हो जाता है तो उस दौरान जो मेल की सिक्रीशंस हम लैब में प्रिपेयर कराते हैं। बेसिकली ये जो मेल की सिक्रीशंस जब लैब में प्रिपेयर होती हैं तो आप ये कह लें एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक आप चीज़ ले लेते हैं जो प्योर फॉर्म में होती है, इम्प्योरिटीज उसमें से निकाल लेते हैं और फिर उसको जो है ना उनसे जब फीमेल का एग रिलीज होता है तो उस टाइम के ऊपर जो है ना आप यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। यानी आप ये कह लेंगे जो मेल के जरसूमे हैं या जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं उनको भी आप जो है ना फैसिलिटेट कर देते हैं कि उनका आधा रास्ता जो है ना वो फीमेल के ट्रैक तक जो पहुंचने का आधा रास्ता उन्होंने खुद तय करना होता है, उसको जो है ना आप बाईपास कर देते हैं। तो इसमें ज़रा नेचुरल वे में ही कंसीव करते हैं आप।
ये तो हो गया IUI। जो वो है आपका IVF, तो IVF में भी बेसिकली फीमेल्स को मेडिसिन दे के एग्स बनाते हैं और एग को निकाल लेते हैं, और उधर से मेल्स के स्पर्म्स को जो है ना आप प्योर फॉर्म में ले लेते हैं, और फिर लैब के अंदर अंडर सर्कम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना आप एक बेबी बनाते हैं उससे, और फिर उस बेबी को एक खास फेज तक ग्रो करा देते हैं, और जब वो ग्रो हो जाता है तो फिर उस बेबी को फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, और फिर वो आगे जो है ना वो ग्रो करता है। तो एक चीज IVF की ही थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म ही है, लेकिन मिलती जुलता है इसी से। मैम यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इस हवाले से कुछ प्रोटेस्ट भी हुए पिछले दिनों में, हमें सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कंपेन भी मिली, कुछ एड्स अभी भी चल रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं कि अपने स्पर्म्स डोनेट करें, अपने स्पर्म्स बेच सकते हैं आप, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। तो इस हवाले से आप एज ए बीइंग मुस्लिम क्या रहनुमाई कर सकते हैं? देखिए, इन आवर रिलीजन इट्स नॉट अलाउड। डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एग भी डोनेट करते हैं। अब देखें फॉरेन कंट्रीज में जहाँ इस्लामिक नहीं है, जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, वहाँ पे तो ये लीगली अलाउड है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो यहाँ लीगली अलाउड नहीं है कि आप स्पर्म्स डोनेट करें या फिर एग्स डोनेट करें, या फिर एक सरोगेसी भी आती है कि सरोगेसी में बेसिकली कोई फीमेल अपनी वूम को जो है ना वो आप कह लें रेंट आउट करती हैं या डोनेट करती हैं, और उसके एक्सपेंसेस या मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लीगल इसमें होते हैं कंसर्न्स, लेकिन ये तीनों चीज़ें ही मजहबी तौर पे तो इजाज़त नहीं है इस मामले में। बाकी बहरहाल मैं तो बीइंग डॉक्टर ही इस पर कमेंट करूँगी, और ज़्यादा तो ये मौलाना वगैरह का रोल बन जाता है कि वो इस चीज़ के ऊपर दें अपनी फाइनल ओपिनियन। डॉक्टर यानी कि आपका जो बीइंग डॉक्टर एंड बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान में हो भी नहीं रहा, लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मजीद इंफॉर्मेशन के लिए तो वो कमेंट कर सकते हैं। जी, ये हमारा उलमा इस पर रहनुमाई फरमा सकते हैं। बिल्कुल मैम, स्पेशली हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो ज़हीन फतीन भी हो, फिर खूबसूरत भी हो। इस हवाले से हमें हुक्मा हैं, मजहबी हवाले से मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए जा रहे होते हैं, मेडिकली मुख्तलिफ मेडिसन, फिर डाइट प्लान के हवाले से भी मुख्तलिफ तरतीब चल रही होती है। इस हवाले से क्या कहें कि बच्चा ज़हीन फतीन भी हो, फिर खूबसूरत भी हो, इस हवाले से बीइंग डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा हमेशा खूबसूरत ही होता है, ठीक है ना। तो माँ के लिए तो वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे से ज्यादा कोई बच्चा खूबसूरत नहीं हो सकता। बहरहाल इंटेलिजेंट बनाने के लिए सर्टेन स्ट्रेटजीज एंड मेथड जरूर होते हैं। इसमें से सबसे पहले तो बात ये है कि फीमेल की डाइट बहुत अहम है, जिसमें आप उसको आप नट्स वगैरह का भी ऐड करें, फिश वगैरह, मतलब एक ओवरऑल बैलेंस डाइट होनी चाहिए फीमेल्स की। सॉरी, आपने फिश का जिक्र किया, मैंने किसी डॉक्टर को, यानी कि जारी बात है हर बंदा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है, अपने आप को डॉक्टर लिखते हुए ये है कि वो मछली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट अपने जो 3 मंथ का उसका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, उसमें वो खा ही नहीं सकती। इसमें क्या है? इस तरह की खजूर के बारे में मैंने कई लोगों से सुना, खजूर नहीं खा सकती, इस तरह की जो चीजें हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका मतलब है कि मना किया जाता है? मना किया जाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें ना थोड़ी से मिथ्स हैं। अब फिश जो है, अगर आप देखें ना, रिवर साइड की फिश जो हमारे जो फ्रेश वाटर की फिश है ना, दैट इज गुड, लेकिन जो सी वाटर फिश है ना उसमें जिंक का एलिमेंट ज्यादा होता है, तो उन एरियाज में या ऐसी जगह की जो फिश है वो आपको मना भी की जाती है, ठीक है। तो फिश में ये नहीं है कि मैंने कंपास्टिंग नहीं किया। अब ऑब्वियसली जैसे गर्म सीजन है, गर्मियों का मौसम है, तो ये आप ऑब्वियसली फिश नहीं खा सकते, और उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि वो कुछ मंथ्स हैं जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर रही होती है, तो उस मंथ्स में नहीं, आपको अलाउड भी नहीं और खानी भी नहीं चाहिए आपके, उसको खाएं आप। बाकी ये है कि खजूर गर्म चीजों से लोग अक्सर परहेज करने को कह देते हैं, लेकिन अगर वो ब्लीडिंग वगैरह है तो फिर तो आप परहेज करें। अदरवाइज मैं कहती हूँ सुन्नत तरीका फॉलो करें आपके, आप हर चीज को हाथ रख कर खा लें, बैलेंस वे में खाएं, तो वो आपको नुकसानदेह नहीं होती, ठीक है।
और दूसरा अभी हम पहली वाली बात पे आते हैं कि ज़हीन और इंटेलिजेंट होने के लिए बाकी कुछ तो आपकी डाइट का रोल है, कुछ सप्लीमेंट्स का रोल है, प्लस मैटरनल एक्टिविटी का बहुत रोल है कि फीमेल्स जो प्रेगनेंसी में करती हैं वो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली उसके वूम में भी इफेक्ट कर रहा होता है। जो माँ करेगी वो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, वो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में तो स्पेशली जूइश की रिसर्चेस भी आई है ना कि वो तो बकायदा अपने कपल्स को मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस कराते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि उनका बेबी जो है वो इंटेलिजेंट हो। जूइश जो है ना उनके आपने देखा सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल उनका है हर चीज में, तो वो अब एजुकेशन के ऊपर तो जो करते ही करते हैं, वो अपनी खातून के लिए वर्क करना शुरू करते हैं या बच्चे के लिए वर्क करना शुरू करते हैं जब खातून प्रेग्नेंट होती है। डे वन से उनकी पूरी फैमिली इस चीज पे फोकस होती है कि हमारा बच्चा, वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय जो भी है, वो उसका आईक्यू लेवल इस लेवल पे होना चाहिए। तो उसके लिए फीमेल की मेंटल हेल्थ का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अनलकीली हमारे थोड़ा पीयर प्रेशर ज्यादा है, कल्चरल वैल्यूज ऐसी हैं कि फीमेल जो है ना वो अक्सर निगलेक्टेड पार्ट है हमारी सोसाइटी का। मैं ये एक सैड ही बात है हमारे कल्चर की कि खवातीन को अक्सर ये कह दिया जाता है ये कौन सा कोई नौखी प्रेग्नेंट हुई है कि इसको तवज्जो की जरूरत है। लेकिन ये देखें कि जहां आप उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं ना, उसकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके लिए केयर प्रोवाइड करना, उसको साइकोलॉजिकली हैप्पी रखना, खुश रखना, पीस ऑफ माइंड में रखना, ये भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट करता है आपके बच्चे की हेल्थ पे कि वो कैसा बच्चा आएगा। अगर देखें, अगर फीमेल प्लेजेंट पर्सनालिटी की बन जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चा भी प्लेजेंट पर्सनालिटी का ही होगा। बिल्कुल मैम। मैम इसी से अगला रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, स्पेशली फीमेल्स में शादी के बाद कुछ खवातीन स्ट्रेस की वजह से, कुछ बच्चियां शादी से पहले भी बाद में भी हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा एक इशू है। इसके हवाले से मुख्तलिफ टोटके भी यूज हो रहे होते हैं, मेडिसिन भी यूज हो रही थी बगैर कंसल्टेंट के मशवरे से। इस हवाले से इसकी हमें वजूहात बताएं, ये होता क्यों है, और फिर इसका बेस्ट जो है बचने का वो तदाबीर भी बता दीजिएगा। देखिए, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इनमें से कुछ वजूहात तो मेडिकल आपकी चली जाती हैं जो ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे तो तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक मैं जनरल सी इस चीज़ के बारे में बात करूंगी कि इवन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज लोग बहुत से आते हैं मेरे पास भी क्लिनिक में बहुत सी बच्चियां आ जाती हैं, थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो वो खुद ही सेल्फ डायग्नोज करके खुद बता रही होती हैं कि जी मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गई है, तो अब ये मुझे मसला है। तो ओवरऑल अगर देखें ना तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पे भी अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं कि इसकी वजह क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज ए हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, लेकिन उसकी जो आप कह लें कि रूट कॉज क्या है वो अभी तक उसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्चेस आई भी हैं उसके अकॉर्डिंगली बड़े मजे की बात है कि उसमें लाइफस्टाइल आपका बहुत अहम है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं अक्सर पेशेंट को ये एजुकेट करती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अनलकीली अब हो ये रहा है कि हम रातों को जागते हैं और दिन सारा सोते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमारे यहाँ जो ये बहुत डाइट्स के ऊपर भी यही है कि रातों को खा रहे हैं, दिन को कोई रूटीन नहीं है आपकी ना, तो सनलाइट का आपकी हेल्थ के ऊपर जितना पॉजिटिव इफेक्ट है आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है ना हाई हीट कुक्ड फूड्स चल रहे हैं, ठीक है, भुने में गोश्त, टेस्ट कॉन्शियस ज्यादा है, बर्गर्स हो गए, बांस हो गए, पिज्जा शिजा, यानी हम टेस्ट कॉन्शियस इतने हैं, अब खाने भी हैं आपने, और वो ये सब चीजें जो है ना वो कहते हैं आपके जेनेटिक लेवल पे डिकोडिंग कर देती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी तक ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये उन्होंने प्रूव किया है कि जी आपकी जेनेटिक डिकोडिंग होती है, वो ड्यू टू योर लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि मेरे ख्याल से जो इस्लामी तरीका भी बनता है कि आप अगर उसी को हम फॉलो कर लें तो शायद हम हेल्दी रह सकते हैं। कुछ चीजें हैं कि डाइट अब ऑर्गेनिक नहीं रही, हमारे पास चीजें अवेलेबिलिटी उस हिसाब से है, वो तो एक सेपरेट इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हाई हीट कुक्ड फूड भी खा रहे हैं तो फिर साथ डिटॉक्स वाटर या एंटीऑक्सीडेंट्स या ऐसी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी ताकि आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस ना हो। मैम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में क्या आप रिकमेंड करेंगे, नेचुरल जो हमारी ग़िज़ाओं में जो शामिल है? देखिए, इसमें तो
नेचुरल में लेमन हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ठीक है, ये आपका जो है वो डिटॉक्स का एलिमेंट करता है। और दूसरा मैं राफ्सा कहती होती हूँ, आजकल बच्चे तो स्पेशली न्यू जनरेशन वेजिटेरियन नहीं रही, ठीक है, लेकिन जो आपकी ये जो होती है ना ग्रीन कलर की और थोड़ा बिटर टेस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जितनी भी वेजीज है ना जो थोड़ा बेटर टेस्ट रखती हैं और ग्रीन कलर की हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जी मैम, नेक्स्ट हमने शुरू में जैसे कि नए कपल्स के हवाले से बात की थी, उन्हें स्पेशली होता है कि अब फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, हामला हो चुकी हैं, फिर हम कितनी देर हम आपस में मिलाप नहीं कर सकते, बाल का गफलत में ना पता होने की वजह से वजाइनल में डिस्चार्ज का हो जाना, इस तरह के मामला आते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे, कितना डेंजरस है, नहीं है, कितना टाइम उन्हें हम बिस्तरी से गुरेज करना चाहिए, कब वो कर सकते, कब नहीं? अच्छा, इसमें एक चीज तो ये लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि शायद प्रेगनेंसी होगी तो इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसा कतई नहीं है। मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको फिजिकल इंटीमेसी कभी भी मना नहीं की जाती। बहरहाल कुछ सूरतें हैं प्रेगनेंसी के दौरान जिसके दरमियान फिजिकल इंटरेक्शंस को जो है ना हम मना कर देते हैं, स्पेशली अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस सूरतों में आपको जो है ना वो आपका डॉक्टर अगर मना कर देता है तो फिर तो रिकमेंडेड है। अदरवाइज इसमें कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज द कपल इज कंफर्टेबल, एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज कंफर्टेबल, देन इट्स फाइन, यू कैन गो विद इट। बल्कि इसमें तो एक चीज और ऐड कर दूं कि फिजिकल इंटीमेसी समटाइम्स जो है ना इन द एंड मंथ्स में आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस को भी बढ़ा देती है। अच्छा, ये मैम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसे। नहीं, इसमें मेडिकली ये प्रूवन है अच्छा। कि जब वो उस सिक्रीशंस की वजह से कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। यानी जस्ट इंफॉर्मेशन का फुकदान है, लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं है। मैम स्पेशली एक और चीज जो बहुत जरूरी है, कुछ लोग अपनी फैमिली प्लानिंग्स करना चाह रहे होते हैं, उसका आसान तरीका क्या है, वो किस तरह से अपने जो फैमिली प्लानिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं? देखिए, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ मेथड्स नेचुरल हैं और कुछ आपकी जो है वो मेडिकल रिलेटेड है। वो डिपेंड कर जाता है कि कपल कितनी अरसे का गैप देना चाह रहा है, कितने ईयर्स का, किस हिसाब से। तो फिर दूसरा कपल की अपनी एक कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें डॉक्टर से अगर आप एडवाइस ले लें तो वो आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में इजीली जो है ना वो गाइड कर देते हैं। मैम यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक कपल कह रहा है कि हमने 2 इयर्स तक हमने गैप देना है मिनिमम, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, इस पे कपल की अपनी नेचर पे भी डिपेंड कर जाता है कि वो किस मेथड के साथ जो है ना वो कंफर्टेबल है। अब देखिए, एक तो नेचुरल मेथड्स में तो विड्रॉल मेथड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जो मेल के लिए होते हैं, बैरियर मेथड अगर वो यूज कर लेते हैं तो दैट्स एनफ। अदरवाइज अगर वो नहीं है और फीमेल कंफर्टेबल है तो फिर टेबलेट्स आ जाती हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए टेबलेट्स यूज कर सकती हैं। टेबलेट्स का मार्केट में कुछ लोगों का ये कहना है, पता नहीं है डिसइंफॉर्मेशन है कि वाकई इन्फॉर्मेशन है, कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, साइड इफेक्ट्स मेडिकल में कोई भी चीज जो है ना वो 100% नहीं होती। पहली बात तो मैं ये कह दूं, आपको बेसिकली रिस्क एंड बेनिफिट्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है ना, कि हमारे पेशेंट को कहाँ किस चीज का फायदा जो है वो ज्यादा है, दवाई देने का फायदा ज्यादा है या ना देने का। मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा ये कि नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड इसलिए पहले बोले हैं कि अगर ये ठीक है तो यू आर कंफर्टेबल विद इट तो फिर देन इट्स फाइन, क्योंकि इसमें ये है कि आपका कोई आपके स्टमक में नहीं चीज जा रही, ठीक है। मेडिसिन जब जाएंगी आप खाएंगे तो थोड़ा गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी वगैरह तो होती है, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूट करती है और आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आप कोई मेथड यूज नहीं करते और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर कपल चाहता है कि जी अबॉर्शन करें, तो जितनी आपने एनर्जी अबॉर्ट कराने में वेस्ट करनी है, इट्स बेटर टू टेक इट। अच्छा मैम, आपने कुछ हद तक पहले ये क्वेश्चन हमें बता भी दिया था, हमल के दौरान या हमल से पहले फीमेल को स्पेशली कौन सी डाइट्स किस तरह से लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स के हवाले से भी मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं, कितना लेना कितना नहीं लेना, क्या कहेंगे आप इसमें?
देखिए ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क थोड़ा सा गर्म कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स ज़्यादातर विंटर्स में ही चलते हैं, क्योंकि टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाता है वेदर के अकॉर्डिंगली। लेकिन रफली मैं ये कहती होती हूँ, आप अपनी फिस्ट का साइज के तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स्ड में आप अपनी एक फिस्ट फुल जो है ना वो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि डाइट में एक मैं बहुत रफ सा कुलिया बोलती होती हूँ कि जो आपके एरिया में जो सीजनल प्रोडक्शन है बेटर है कि आप उसको ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि वो उस वेदर के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है, उस एरिया के हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप सिंपल यही एक फार्मूला यूज कर लेना तो आप अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हैं। फिर भी ये है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको